गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। आज है 8 तारीख और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स निकल के आई हैं उनके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन स्टैटिक है बट करंट से लिंक्ड है। फॉर्मोसा स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करता है, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर बताइए। फॉर्मोसा जल डमरू मध्य किसको किसको कनेक्ट करता है? साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में दिया है फॉर्मोसा स्ट्रेट। साउथ चाइना सी हमेशा ही न्यूज में होती है, हर 1-2 वीक के बाद आपके न्यूज़पेपर में आपको अपनी न्यूज में दिखी जाएंगे क्या साउथ चाइना सी। बट अभी क्या हो रहा था, 2-3 दिन से लगातार आ रहे थे, तो मैंने लगा कि चलो नहीं अब कवर कर देते हैं साउथ चाइना सी। पहले भी डिस्कशन कर रखा है हमने, अभी क्यों है न्यूज में, तो फिलीपींस के जो वेसल्स थे चाइनीज के कोस्ट गार्ड वेसल्स से टकराए और कुछ फिलीपींस के जो क्रू मेंबर है वो हो गए घायल। फिलीपींस ने कहा कि चाइना वालों ने ये जानबूझकर किया है। चाइना की हमेशा से टेंडेंसी रही कि कोई भी कंटेनर वेसल, कोई भी शिप वहां से गुजरता है तो चाइना ये कह के कि ये हमारी टेरिटरी है, आप इलीगली यहाँ आ रहे हो, ये सब काम करता है। चलो ठीक है, ये परसों तरसों की न्यूज थी। फिर कल इस पे चाइना ने ये कहा कि जो फिलीपींस है उसको यूएस एज अ पावर यूज कर रहा है साउथ चाइना सी में। चलो ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हमेशा कहा है कि बहुत सारी चीजें होती रहेंगी आपके आसपास में, आपको हैंड पिक करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साउथ चाइना सी, ये है साउथ चाइना सी। चाइना के नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ में है, तो साउथ चाइना सी। 1947 में चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना मैप रिलीज किया और बोला 9 लाइन। क्या है 9 लाइन? कहा कि इस लाइन के अंडर में जितनी भी टेरिटरीज आ रही है, जो भी वाटर बॉडीज आ रही है, जो भी आइलैंड आ रहा है, वो चाइना का है, ऐसा चाइना ने कहा। तो ये है 9 लाइन, 1947 में आया था चाइना की तरफ से और 90% ऑफ साउथ चाइना सी कहा कि चाइना का है, ऐसा इनका ये मैप क्लेम करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आप देखो, ये जैसे स्पार्टली आइलैंड है, यहाँ है चाइना, डिस्टेंस देखो कितनी बड़ी, जितना बड़ा चाइना का एस्पिरेशन है उतना ही बड़ा ये डिस्टेंस भी है। तो अगर कोई आइलैंड किसी कंट्रीज के पास में आ रही है, अगर उस आइलैंड की ओवरलैपिंग हो रही है उस कंट्री के टेरिटरी में, तो डिस्प्यूट होता है, तो समझ में आता है। बट स्पार्टली आइलैंड का डिस्टेंस देखो आप चाइना से, फिर भी चाइना का क्लेम है कि नहीं ये मेरा है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसपे डिस्प्यूट चलता है चाइना का और डिफरेंट कंट्रीज का। तो मेजरली ऐसे तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बट मेजरली आप 3 याद रखो, पार्सेल, स्पार्टली और स्कारबोरो। ओके, तो चाइना ताइवान तीनों में ही कॉमन है। डिस्टेंस के हिसाब से आपको याद रखना है, जैसे पार्सेल आइलैंड वियतनाम, स्पार्टली आइलैंड में फिलीपींस मलेशिया और स्कारबोरो आइलैंड में फिलीपींस ताइवान चाइना। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो ये रहा पार्सेल आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड। ये तीनों आइलैंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो मेजर स्टेट्स पास करते हैं यहाँ से वो भी आपको जानना है। तो साउथ चाइना सी, चाइना कौन कौन बॉर्डर कर रहा है? चाइना, ताइवान बिल्कुल नहीं भूलना, ताइवान भी है यहाँ पे कोने में, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस। तो क्वेश्चन में था फॉर्मोसा स्ट्रेट, जिसको ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं, किसको कनेक्ट करता है? तो मैं बताती हूँ, सी ये है ताइवान, ये है ताइवान, वहां पे दिख रही होगी, बिल्कुल दिख रही होगी, और यहाँ पे है ताइवान स्ट्रेट, तो कनेक्ट कर रहा है साउथ चाइना सी को। और ये जो है फोटो नहीं आई है, फोटो के आगे ऊपर जाओगे तो आती है ईस्ट चाइना सी। तो ताइवान स्ट्रेट, जिसको फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं, वो कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से। तो वो था आपका क्वेश्चन और आपको मिल गया आपका आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल जानना है। दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से कनेक्ट करता है क्या? फॉर्मोसा जल डमरू मध्य। चलो एक और बात, इतनी भसड़ क्यों मची हुई है साउथ चाइना सी में? कुछ तो रीजन होगा, बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट मनी। मनी एक्सटेंसिव ऑयल और गैस रिजर्व है कहाँ? साउथ चाइना सी में। और ट्रेड रूट है 21% ग्लोबली, और इंडिया का 55% ट्रेड यहाँ से होकर गुजरता है। अगर चाइना का उसमें सॉवरेन लाइट हो गया तो चाइना तो फिर भाई साहब पूरी डिस्ट्रप्शन मचा के रख देगा कहाँ? साउथ चाइना सी में। और जो ग्लोबल ट्रेड रूट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये तो समझ में आ जाता है, पर ये फिश का फोटो यहाँ पे क्यों रखा है? मैं बता रही हूँ कि ये बिल्कुल अनरिलेटेड नहीं है। अगर साउथ चाइना सी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको इन्वायरमेंट से भी लिंक करके अपने आंसर में दे सकते हो। कैसे? सी साउथ चाइना सी है, सब क्लेम कर रहे हैं, भसड़ मची हुई है, कोई रेगुलेट नहीं कर रहा वहां पे उसको। सारी कंट्रीज का क्लेम है कि नहीं मेरा है, ये मेरा है, ये पार्ट मेरा है। तो जो फिशरी सेक्टर्स हैं, जो फिशरीज हैं, जो मछुआरे हैं वहाँ के, वो ओवर फिशिंग कर रहे हैं। और ओवर फिशिंग के चलते क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो मछलियां हैं एक्सटिंक्ट हो रही हैं। कहाँ? साउथ चाइना सी में। तो आपने कर लिया ना लिंक साउथ चाइना सी को
इन्वायरमेंट लिंक से, इन्वायरमेंट पॉइंट से बिल्कुल कर लिया। तो अगर साउथ चाइना सी से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप अब आराम से एग्जाम में उसका आंसर कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी था आपके न्यूज में। क्यों था? तो भाई साहब इको टूरिज्म है ना, हाँ, तो इको टूरिज्म के नाम पे 6000 पेड़ काट दिए गए थे। कहाँ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। सुप्रीम कोर्ट ने अब लगाई है क्लास और सीबीआई की इंक्वायरी करवाई है। कहाँ की? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसलिए न्यूज में था और आपके अब क्वेश्चन में है। बताओ, स्टैटिक क्वेश्चन है बट लिंक है। तो पहले इसको क्या हेलीज नेशनल पार्क कहा जाता था? 1936 में आई थी ये पार्क, और हाँ, उसको स्टार्टिंग में हेलीज नेशनल पार्क कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है ये। सेकंड, सबको पता है यार, नैनीताल उत्तराखंड में है और 1936 कैसे नहीं ओल्डेस्ट होगी? बिल्कुल ओल्डेस्ट पार्क है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? उपरोक्त में से कौन सा कथन? बेटे गलत पूछ रहा है। हमने तो धाए धाए मार दिया कि ये तीनों सही है, बट यहाँ पे आके फंस जाओगे और एग्जाम में करके आ जाओगे। लेकिन आपको करना है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो मैंने बताया क्यों न्यूज में है। 6000 पेड़ काट लिए गए, किस लिए? इको टूरिज्म के नाम पे। और जो मैंने आपको बताया कि 1936 में बना था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आई थी और उसके अंडर में इससे भी रखा गया था। किसको? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। नैनीताल उत्तराखंड में है। एक और आर्टिकल आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजॉर्टें बन रही है, वेडिंग डेस्टिनेशन हो रहा है टाइगर रिजर्व में। मतलब जो भर भर के हॉल बना के रख दिए ना, ये भी कम पड़ गए लोगों को। अब जंगल में घुस के शादियां बनाएंगे। तो ठीक है बनाइए, बट होता क्या है ना कि अगर आप वहां पे शादी कर रहे हो तो शादी जो है वो शांति वाली चीज तो है नहीं। भर भर के गाने बजेंगे, डांस होगा। जो ये लाउड स्पीकर से गाने बजेंगे, कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है एनिमल लाइफ पे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हो क्या रहा है, क्या कर क्या रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। ठीक है, चलो क्लासिक केस है नेक्सस का बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसी से रिलेटेड है। किस स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर से? निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने मानव वन्य जीव संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया और इसके लिए कमेटी भी गठित की है? कमेटी भी बनाई है और इसका हेड खुद चीफ मिनिस्टर करेंगे। ऐसे ही जगह हो रहा होगा जहां पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का आपको न्यूज ज्यादा आता होगा। केरला। तो केरल की कैबिनेट ने पास किया है और डिक्लेयर किया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एज स्टेट डिजास्टर। ठीक है, स्पेसिफिक स्टेट डिजास्टर है। और इसके लिए जो वहां की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसकी एक्टिविटीज को देखेगी और कमिटीज भी बनेंगी, जिसका हेड खुद वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो करेंगे। चलो ठीक है, ये आपके न्यूज में आया हुआ था। रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। केरला को लेकर हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? केरला को लेकर भी पढ़ा। उसके अलावा कोची बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दो बातें जानी थी हमने, एक तो हाइड्रोजन, इंडिजिनस हाइड्रोजन फेरी बोट, और कोची में ही मसालों का कॉन्फ्रेंस हुआ था। जी हाँ, कोडेक्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। चलो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लीप बर्ड हमने देखा था। तमिलनाडु में हमने पढ़ा था वीराथंगल नेशनल पार्क के बारे में और जाना था कि वहां पे कस्क्यूटा डॉडर नाम का इन्वेसिव स्पीसीज जो है वीराथंगल नेशनल पार्क के जितने भी पेड़ हैं उनका गला घोट रहा है, कम कर रहा है। चलो ठीक है। आंध्र प्रदेश कल ही पढ़ा था, जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश के नरसापुर के क्रोशेट लेस को। चलो कार्बन कैप्चर और ऑफशोर स्टोरिंग के लिए किस कंट्री ने स्टार्ट किया है, अलाउ किया है करना? बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बहुत इजीली समझेंगे हम। किस कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अलाउ करेंगे कार्बन कैप्चर करना और ऑफशोर स्टोरेज फॉर सर्टेन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स? बताइए। ऑफशोर भंडारण की अनुमति और कार्बन कैप्चर करने की वैसा ही कंट्री होगा जो एनवायरमेंट को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, जान रहा है कि हाँ क्लाइमेट चेंज इज फॉर रियल और उसके रिगार्डिंग स्टेप्स भी ले रहा है। सारे ही है। रशिया है क्या? नहीं, रशिया तो नहीं है, बट हमने कुछ दिन पहले क्या कल ही पढ़ा था यार्स मिसाइल को लेके। कहाँ की है? रशिया की है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी यार्स, रशिया की। अभी इन्होंने इनका सफल परीक्षण किया है। तो बताइए जल्दी से, ये रशिया तो हमने हटा दिया, अब ये तीनों हो सकते हैं स्टेट, ये इस तरह के काम कर सकते हैं, बट श्रीलंका आपको नहीं लग रहा है इस टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा सा भी पीछे है? बिल्कुल है, तो श्रीलंका भी हट गया। बट श्रीलंका के साथ हमने डील साइन की है कि हम वहां पे डेवलप करेंगे क्या, हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट इंडिया श्रीलंका। चलो ठीक है।
तो अब आपके पास 2 बच रहा है और दोनों ही यूरोप के कंट्रीज हैं। और मैंने फिर से आपको रिवीजन के चक्कर में इसका आंसर ही नहीं दिया है ऑप्शन में। तो इसका आंसर है जर्मनी। और जर्मनी ने अनाउंस किया है कि वो करेंगे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या है ये? सी, जो भी इंडस्ट्री से जिससे कार्बन निकलती है वो उनको कैप्चर करेगा और लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और अंडर सी स्टोर कर देगा। ये है कार्बन स्टोरेज सिस्टम। तो जर्मनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है, इसका आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी जो है, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये कार्बन कैप्चरिंग करेंगे और ऑफशोर स्टोरेज करेंगे सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए। कौन करेगा? जर्मनी करेगा। ओके, चलो अब जो काम के चक्कर में ऑप्शन छूटा वो काम कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। बेल्जियम हमने कुछ दिन पढ़ा था कि इन्होंने कहा है कि इकोसाइड को इंटरनेशनल और नेशनल क्राइम। और फ्रांस, जी हाँ, फ्रांस है FGP, जिसमें आता है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, और ये मिलकर बनाते हैं वीमर ट्रायंगल। और कहा है कि हम क्या करेंगे? रिवाइव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रशिया का एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यूरोप को वापस से हमें सुपर पावर बनाना है। तो ठीक है, चलो करेंगे। जर्मनी ने रिसेंटली क्या किया है? अनाउंस किया है कि वो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि कार्बन का कैप्चर करके अंडर सी स्टोर कर सके। एक तो होता है कार्बन रिमूवल, तो वो तो हमने एटमॉस्फेयर में ही छोड़ दिया ना, बट यहाँ पे एक तरह से डिस्पोज कर रहे हैं। तो हो गया। कौन कर रहा है? जर्मनी कर रहा है। बिल्कुल नहीं डरना, हम लोग रिवीजन कर लेंगे और हमेशा आराम से याद हो जाएगा। बहुत घूम रहे हैं हमारे मोदी साहब, कभी बेगूसराय, कभी तमिलनाडु, कभी कोलकाता, कल श्रीनगर में थे। तो बताइए कहाँ पे किया है अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च? बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में किया है। कहाँ किया है? वेस्ट बंगाल में किया है। तो हमारा नेशन डेवलप हो रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अगर अंडर वाटर मेट्रो है, सोचो कितना सुंदर लगता होगा। बिल्कुल सुंदर लगता होगा। तो वापस से आते हैं क्वेश्चन पे, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? लार्जेस्ट स्टोरेज बैटरी सिस्टम बना है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज सिस्टम त्रिपुरा, कल ही पढ़ा था। रीसा, जो वहाँ के कपड़े हैं, ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर है, उनको मिला है GI टैग, त्रिपुरा से बिलोंग करती है। तेलंगाना को लेके क्या क्या पढ़ लिया है? हैदराबाद में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेंटर बना है। कहाँ? तेलंगाना में बना है। और पढ़ा था कंवल नेशनल पार्क के बारे में, कहाँ है ये? तेलंगाना में है। चलो, एक किसान उपज इनिशिएटिव ये लॉन्च हुआ है। इसमें जो वेयर हाउसिंग स्टोरेज सिस्टम है उसको थोड़ा सस्ता किया जाएगा और फार्मर्स तक पहुंचाया जाएगा कन्वीनियंटली, ताकि वो अपना जो भी ग्रेन है स्टोर कर सके। कहाँ? एक किसान उपज निधि। किसने लॉन्च किया है ये हमारे पीयूष गोयल साहब ने किया है, और वो यूनियन मिनिस्टर है कहाँ के? जी हाँ, कंज्यूमर अफेयर्स के। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री ने ई किसान उपज निधि स्टार्ट किया है। चलो, मॉस्पी को लेके हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? GDP कौन देता है? मॉस्पी के अधीन जो आता है NSO निकालता है क्वार्टरली हमारी कंट्री का। कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था 8.4। जी हाँ, GDP। चलो, एक और NSO ही कंडक्ट करवाता है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। चलो, वो भी पढ़ रखा है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। इन डेप्थ एनालिसिस की थी इसकी। कौन करवाता है कंडक्ट? NSO, मॉस्पी के अंडर में आता है। चलो ठीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ टाइम पहले ही लाया था क्या? आदिति स्कीम लॉन्च की थी। क्या था? 25 करोड़ रुपए देंगे वैसे स्टार्टअप्स को जो संबंधित हैं, जो ऐसी चीजें बनाते हैं जो डिफेंस सेक्टर में काम आ सके। कौन? राजनाथ सिंह। क्या? आदिति स्कीम। चलो ठीक है। सहकारी मंत्री, जी हाँ, अमित शाह, इन्होंने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बनाया था ना? बिल्कुल बनाया था। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो देख रखाव करेगा टेक्नोलॉजिकली, उनको पुश करेगा आगे की तरफ और ट्रस्ट बिल्ड करेगा जो भी कस्टमर है उनका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ। तो किसने किया था? अमित शाह ने किया था। चलो, तो मैंने बताया लॉन्च कर रहे हैं। इंश्योर करेगा फेयर प्राइसेस का, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक सिस्टम को ईज करेगा। क्या? ई किसान उपज निधि। चलो, इंडिया का क्या रैंक था? वर्ल्ड बैंक द्वारा निकला हुआ वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक, नाम से पता चल रहा है
वर्ल्ड बैंक देता है। क्या था इंडिया का रैंक, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, आप आराम से समझ जाओगे और ये भी समझ जाओगे कि बाकी ऑप्शन किस लिए है। जो नहीं समझेंगे कोई बात नहीं, हम रिवीजन कर लेंगे। ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि किसी इकोनॉमी में कितनी भागीदारी है वुमेन की और उनको कितना इक्वालिटी मिल रहा है, कितना रखा जा रहा है एक साथ मेल के। इंडिया का रैंक, और मैं बता देती हूँ ना, किसी भी कंट्री का ना 100% नहीं आया है इसमें स्कोर। मतलब ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं जहाँ पे इक्वल राइट मिल रहा है मेल को भी और फीमेल को भी। और इंडिया में इसका क्या रैंक है आप बताइए। नाम से मतलब नंबर से ही समझ में आ जाएगा, ये तो हो गई नहीं। 113, तो इंडिया का रैंक है 113। और इंडिया में जो वुमेन है, इंडियन वुमेन 60% जो है वो लीगल राइट्स को एंजॉय करती हैं। तो ये है ओके। मैंने बताया आपको कि कोई भी कंट्री को फुल स्कोर नहीं मिला हुआ है, मतलब कहीं भी इक्वालिटी नहीं है, कोई भी इक्वल राइट्स नहीं एंजॉय कर रही है। ऐसा किसने कहा, तो वर्ल्ड बैंक के वुमेन बिजनेस लॉ इंडेक्स में कहा। 93 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का रैंक हो गया 42। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया का रैंक 42 और 39 स्कोर है करप्शन में। इंडिया का रैंक 93, स्कोर 39। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शनन हाइडल प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है, बहुत न्यूज में है, डिस्प्यूट इसके रिगार्डिंग में देखने को मिल रहा है। क्या है, कहाँ है, किस नदी पे है। मैं बाकी स्टोरी बता देती हूँ, आप बताओ नदी का क्या बात है। सी शनन हाइडल प्रोजेक्ट है, ये है तो मंडी जो हिमाचल प्रदेश में आती है वहां पे लोकेटेड है। बट बहुत टाइम पहले, अंग्रेजों के टाइम के पहले अंग्रेजों के टाइम में जो मंडी के रूलर थे उनका डील साइन हुआ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के साथ कि ये जो मंडी की शनन हाइडल प्रोजेक्ट है ये आप प्लीज दे दो किसको, पंजाब को। ठीक है, और 99 इयर्स की लीज साइन हुई थी और 2024 में ये हो गया 99 ईयर पूरा। तो हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि आप वापस दे दो, 99 साल हो गया। पंजाब ऑब्वियसली नहीं देगा, उनके भी अपने रीजन है, वैलिड रीजन है। तो अब बताइए कहाँ है, पूरी कहानी पढ़ ली है, बताइए कहाँ है शनन हाइडल प्रोजेक्ट। ये है उहल में, उहल नदी पे जो ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। ओके चलो, तो जो भी मैंने कहानी कही है ना सब लिखा हुआ है यहाँ पे। 99 जो ईयर लीज था वो 2 मार्च को 2024 में खत्म हो जाएगा। और ये जो उहल रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी की जो लोकेटेड है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ओके चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जितने भी डैम रिलेटेड चीज पढ़े हैं हमने वो भी। चिनाब पे है क्यूर हाइडल प्रोजेक्ट, क्या पढ़ा था हमने, कहाँ पे है, चिनाब में है, न्यूज में था, बिल्कुल था। क्यों था, सत्यपाल मलिक जी के चलते था कि बहती गंगा में उन्होंने हाथ धोया है, ऐसा कहना है ईडी वालों का, बात आएगी बाद में। तो चिनाब क्यूर हाइडल प्रोजेक्ट। रावी पे पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे पानी यार, साहबपुर कांडी डैम कहाँ, रावी। और शारदा पे पंचेश्वर जो इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुई है, क्या, पंचेश्वर जो है शारदा नदी पे। तो चिनाब पे क्यूर, रावी पे शाहपुर कांडी, शारदा पे पंचेश्वर और उहल पे शनन विजित जल विद्युत परियोजना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी फैक्चुअल। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना कहाँ की है, नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऑब्वियसली कोई भी भाजपा शासित राज्य तो नहीं होगी, तो हम इससे कुछ तो हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। कुछ का मतलब हरियाणा हट जाएगा, बाकी तो रह ही जाएगा। चलो हट गया। कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था तेलंगाना को लेके कि इन्होंने भी कुछ इसी तरह का हाउसिंग स्कीम लाया था, इंदिरा अम्मा। चलो ठीक है, इंदिरा अम्मा आया था, किसका आया था, तेलंगाना का, तो तेलंगाना भी हट गया। लेकिन नाम में जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी छवि छोड़ दी है, सुख समृद्धि। जी हाँ, सुख जी कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने लाया है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना। चलो ठीक है, छोटा सा नाम रख लेते हैं, जैसे इनका नाम है सुक्खू, कितना प्यारा नाम है। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सुक्खू जी, इन्होंने लॉन्च किया है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। 18 से 60 साल तक की जो भी महिलाएं हैं उनको मिलेगा 1500 रुपए, एम्पावर करेगा वुमेन को। चलो ठीक है, न्यू दिल्ली ने भी कुछ इस तरह की परियोजना लाई थी, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, 1000 रुपए देंगे इसमें।
और कहा था कंडीशन अप्लाइड कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में या फिर पहले से कोई पेंशन ले रहे हो तो आप नहीं ले सकते हो, बाकी 18 साल के ऊपर हो तो आपको मिलेगा 1000 रुपये। चलो ठीक है, हो गया। हरियाणा को लेके सवेरा स्कीम लाया था इन्होंने अर्ली ब्रेस्ट डिस्ट्रैक्शन के लिए, हो गया। चलो ठीक है, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जो जैसे न्यू दिल्ली की ये जो परियोजना थी या फिर जो हिमाचल प्रदेश की जो ये परियोजना है, ये सब परियोजना कहीं ना कहीं फ्रीबीज की तरफ इशारा कर रही है, बिल्कुल कर रही है। फ्रीबीज के हमने फायदे पढ़े थे, नुकसान पढ़े थे। आप सिर्फ इस बेसिस पे कि वो लड़की है और 18 साल की हो गई है तो आप उनको पैसे दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है इसको इंक्रीज कर रहा है। जो हम कहते हैं कि महिला और पुरुष दोनों एक समान होने चाहिए, इस ब्रिज को और इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये सब पॉइंट आप अपने आंसर में लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीबीज की क्या नेगेटिव इंप्लीकेशन है, अगर पॉजिटिव पूछ लिया जाए ना तो आप इन सब चीज को कह देना कि वुमेन एम्पावरमेंट करता है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कहेंगे कि वेलफेयर स्कीम है, फ्रीबीज नहीं है। हम कहेंगे कि वुमेन को एम्पावर कर रहा है, अच्छी स्कीम है। एग्जाम में बैलेंस आंसर लिखने के लिए आपको जो सही लगे आप अच्छे से लिखो, बिल्कुल सही लिखो, बट ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन और ये उसका आंसर क्या, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 1500 रुपए 18 से ऊपर की महिलाओं को। ललिया, ये हाल ही में न्यूज में देखा गया है, क्या है ये, ललिया, ला नीना नहीं है ये, लाला ललिया है ये। तो बताइए क्या है ये लाला ललिया। ये एक स्टार ड्यून है, ओके, ये एक स्टार टिब्बा है। क्या होता है स्टार ड्यून, ये देखो, ये ना, ये है लाला ललिया। तो न्यूज में क्यों है ये, तो साइंटिस्ट ने स्टडी की है और एज निकाला है स्टार ड्यून का, जो है मोरक्को में, जिसका नाम था लाला लिलिया, ओके, जिसको हम हाईएस्ट सैक्रेड पॉइंट भी कहते हैं वहां की भाषा में। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, उनका एज डिटेक्ट किया है। प्रोसेस कौन सा यूज किया है, उसके लिए लुमिसेंस डेटिंग टेक्निक यूज किया है। ये लाला ललिया कहाँ है, सहारा डिजर्ट में है। साइंटिस्ट ने इनडेप्थ स्टडी करके इंटरनल स्ट्रक्चर उनका पढ़ा और उनका एज निकाला। कुछ लगभग 900 साल पुराना है ये लाला ललिया। ये आपके न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है, और इसीलिए आपके क्वेश्चन में भी था क्या, लाला ललिया। तो लेजर विपन बताओ क्या है। अब लेजर विपन को लेके हमने पढ़ रखा है, दुर्गा 2 DRDO द्वारा निर्मित दुर्गा 2 लेजर विपन। चलो ठीक है। वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम, वीर श्रोदास लाया पढ़ा था हमने। मैनपैड्स है, जो शॉर्ट डिस्टेंस पे टारगेट है उसको हिट करने के काम आएंगे, क्या, वीर श्रोदास। चलो ठीक है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 सी हॉक, कल ही पढ़ा था हमने, क्या है, मल्टी लोड हेलीकॉप्टर है। और आयुष पढ़ा लाला ललिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम रिवीजन करेंगे, सब याद हो जाएगा। जो रोज क्लास कर रहे हैं उन्हें ये सब बहुत आराम से पता होगा, उनको नहीं पता होगा कि लाला ललिया क्या है, बट ऑप्शन देके वो समझ गए होंगे कि लाला ललिया है क्या एक्चुअली। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए।